गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। कैसे हैं आप लोग? तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम सेकेंड ईयर का मिडवाइफरी गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, जिसमें फीमेल पेल्विस का फीटल स्कल का टोटल 30 एमसीक्यू है। ये आप लोग का प्रैक्टिस टेस्ट है, तो इसमें देख लीजिएगा आप लोग 30 में आपका कुल कितना सही क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसका थ्योरी जो है कंप्लीट करवा दिया जा चुका है। तो 30 में से कम आप लोग का 28-29 क्वेश्चन जो तो बिल्कुल ही सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फीमेल पेल्विस में कुल कितनी बोन्स होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फीमेल पेल्विस में जो है कुल बोन की संख्या जो होती है वो होती है 4। कौन कौन सी वो 4 बोन होती है, फटाफट जो पढ़े हैं उनको वो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वो 4 बोन्स कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनोमिनेंट बोन कितनी हड्डियों के आपस में जुड़ने से बनती है। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो इनोमिनेंट बोन जो है कुल 3 हड्डी के आपस में जुड़ने से बनती है। कौन कौन सी? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इस्चियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस्चियम को और नाम से जाना जाता है सीट बोन के नाम से जाना जाता है। इस्चियम को और किस नाम से जाना जाता है? सीट बोन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा क्या होता है? प्यूबिस होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य प्रसव डिलीवरी के लिए सबसे उपयुक्त पेल्विस कौन सी मानी जाती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे उपयुक्त पेल्विस कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन ए में है एंड्रॉयड पेल्विस, बी में है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, सी में है गायनेकोइड पेल्विस और डी में है प्लैटिप्लॉइड पेल्विस। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे उपयुक्त पेल्विस की बात करें तो वो होती है गायनेकोइड पेल्विस। वो कौन सी पेल्विस होती है? गायनेकोइड पेल्विस होती है। गायनेकोइड पेल्विस कितने प्रतिशत महिलाओं में पाई जाती है? आप लोग बताइएगा कमेंट में, गायनेकोइड पेल्विस कितने प्रतिशत महिलाओं में पाई जाती है। तो गायनेकोइड पेल्विस जो है 50% महिलाओं में पाई जाती है। कितने प्रतिशत महिलाओं में? 50% महिलाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पुरुष जैसी पेल्विस को क्या कहा जाता है। पुरुष जैसी पेल्विस को, मेल टाइप पेल्विस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है गायनेकोइड, बी में है एंड्रॉयड पेल्विस, सी में है एंथ्रोपॉइड पेल्विस और डी में है प्लैटिप्लॉइड पेल्विस। तो पुरुष जैसी पेल्विस को कहा जाता है एंड्रॉयड पेल्विस। क्या किसे कहा जाता है? एंड्रॉयड पेल्विस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक क्वेश्चन, एंड्रॉयड पेल्विस का आप लोग आकार बताइएगा कि इसका साइज कैसा होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सैक्रम हड्डी कितनी जुड़ी हुई कोशिकाओं से बनती है। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो सैक्रम जो है 5 कोशिकाओं से मिलकर के बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विस की किस हड्डी को सिटिंग बोन कहा जाता है। पेल्विस के किस हड्डी को सिटिंग बोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है इलियम, बी में है इस्चियम, सी में है प्यूबिस और डी में है सैक्रम। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा कि कौन सा किसको सिटिंग बोन कहा जाता है, क्योंकि ये आप लोग को ऑनलाइन बैच में पढ़ा दिया गया और रिवीजन बैच वन शूट रिवीजन बैच भी दिया गया था मैं ये यूट्यूब पे। तो वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, क्योंकि आप लोग जो कमेंट में लिखेंगे ना तो लिखने से ज़्यादा याद होती है, रिवीजन ज़्यादा हो जाती है, फिर एग्ज़ाम में आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेल्विस के इस्चियम को जो है सिटिंग बोन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इस्चियम को सिटिंग बोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेल्विस को ब्रीम कैविटी और आउटलेट में विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है लीनिया टर्मिनेलिस, बी में है इंटर स्पाइनस लाइन, सी में है ट्रू लाइन, डी में है सेजिटल लाइन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीनिया टर्मिनेलिस। क्या हो जाएगा? लीनिया टर्मिनेलिस। पेल्विस को ब्रीम कैविटी और आउटलेट में विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? लीनिया टर्मिनेलिस कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है गायनेकॉइड पेल्विस के ब्रिम का आकार कैसा होता है। पूछ रहा है गायनेकॉइड पेल्विस के ब्रिम का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए में है हृदयाकार, बी में है अंडाकार, सी में है गोल और डी में है गुर्दे का आकार का, यानी कि इनलेट का आकार आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि इनलेट का आकार जो है वो होता है गोल। कैसा होता है? गोल होता है, राउंड शेप का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल पेल्विस में कुल कितने सैक्रोइलियक जॉइंट पाए जाते हैं। फीमेल पेल्विस में सैक्रोइलियक जॉइंट कितने होते हैं। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि फीमेल पेल्विस में जो है कुल 2 सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं। कितने सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं? 2 सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को अलग करने वाला भाग कौन सा है। ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को अलग करने वाला भाग कौन सा है। ऑप्शन ए में है पेल्विक आउटलेट, बी में है पेल्विक ब्रिम, सी में है पेल्विक कैविटी, डी में है इस्चियम स्पाइन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेल्विक ब्रिम। क्या हो जाएगा सही आंसर? वो हो जाएगा पेल्विक ब्रिम। ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को अलग करने वाला भाग कौन सा होता है? पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम का दूसरा नाम की बात करें तो वो होती है इनलेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विक इनलेट का एंटेरो पोस्टेरियर व्यास कितना होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एंटेरो पोस्टेरियर व्यास कितना होता है पेल्विक इनलेट का। ऑप्शन ए में है 11 सेंटीमीटर, बी में है 12 सेंटीमीटर, सी में है 13 सेंटीमीटर और डी में 9.5 सेंटीमीटर। तो पेल्विक इनलेट का एंटेरियर व्यास की बात करें तो वो हो जाता है 11 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विक इनलेट का ट्रांसवर्स व्यास कितना होता है। ऑप्शन ए में है 11 सेंटीमीटर, बी में है 12 सेंटीमीटर, सी में है 13 सेंटीमीटर और डी में है 10 सेंटीमीटर। तो पेल्विक इनलेट का ट्रांसवर्स व्यास की बात करें तो वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। वो कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेल्विक कैविटी का व्यास सभी दिशाओं में लगभग कितना होता है। पेल्विक कैविटी में पूछ रहा है सभी दिशाओं में। ऑप्शन ए में है 11 सेंटीमीटर, बी में है 12 सेंटीमीटर, सी में है 13 सेंटीमीटर और डी में है 10 सेंटीमीटर। तो आप लोग को पढ़ाया गया था कि पेल्विक कैविटी का जो व्यास होगा वो सभी दिशाओं में 12 सेंटीमीटर ही होगा। क्या होगा? सभी दिशाओं में 12 सेंटीमीटर ही होगा। ये आप लोग को थ्योरी में पढ़ाया गया था। जो लोग ऑनलाइन बैच में पढ़े होंगे उनको तो अच्छे से पता हुई होगा, और कल संडे को टेस्ट दिए थे तो सब लोग को ये सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर था और फटाफट आंसर बता रहे थे। अगर आपको भी बैच लेना तो आप ले सकते हैं। फुल कोर्स सिर्फ आपको 499 में मिल जाएगा, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा विथ डायग्राम, 10 ईयर्स PYQ मिलेगा, 1500 प्लस MCQ प्रैक्टिस मिलेगा, लाइव टेस्ट, डॉट सेशन, ये सारी चीज़ जो है आपको सिर्फ 499 में कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है। बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोग आज ही हमारे टेलीग्राम पर मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दोनों इस्चियम स्पाइन की बीच की दूरी का डायमीटर कितना होता है। दोनों इस्चियम स्पाइन के बीच की दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 9 सेंटीमीटर, बी में है 10 सेंटीमीटर, सी में है 11 सेंटीमीटर और डी में है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा कि दोनों इस्चियम स्पाइन के बीच की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेल्विक आउटलेट का एंटोपोस्टेरियर व्यास लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए में है 11 सेंटीमीटर, बी में है 12, सी में है 13 और डी में 9.5 सेंटीमीटर। तो पेल्विक आउटलेट का एंटेरियो पोस्टेरियर में बात कर रहा है। एपी में पूछ रहा है आउटलेट का कितना हो जाएगा। तो एंटेरो पोस्टेरियर का व्यास जो है लगभग पेल्विक आउटलेट में हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट।
अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16 क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है कि भ्रूण की खोपड़ी के ऊपरी भाग, भ्रूण के खोपड़ी का ऊपरी भाग जिसको वॉल्ट के रूप में जाना जाता है, कि वॉल्ट में मुख्य रूप से कितनी हड्डियां होती है भ्रूण के ऊपरी खोपड़ी में। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 7, सी में है 8 और डी में है 10। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि भ्रूण के खोपड़ी के ऊपरी भाग में जो है 5 मुख्य रूप से हड्डी होती है। और आप जिनको पढ़ाया गया है ये थ्योरी, वो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि वो 5 हड्डी कौन कौन सी है भ्रूण के खोपड़ी का, यानी कि फीटल स्कल में कौन से वो 5 हड्डी है जिनसे मिलकर के भ्रूण का खोपड़ी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेरियर फोंटानेल को और किस नाम से जाना जाता है। एंटेरियर फोंटानेल को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है लैम्डा, बी में है ब्रेगमा, सी में है सेजाइटल और डी में है वर्टेक्स। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेगमा को जो है एंटेरियर फोंटानेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टेरियर फोंटानेल। पोस्टेरियर फोंटानेल को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है ब्रेगमा, बी में है लैम्डा, सी में है सूचर और डी में है मेंटम। तो पोस्टेरियर फोंटानेल यानी कि पोस्टेरियर फोंटानेल को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा सही आंसर बी, लैम्डा को जो है पोस्टेरियर फोंटानेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेरियर फोंटानेल यानी कि ब्रेगमा का आकार कैसा होता है। ये तो एकदम कल फटाफट जवाब दे रहे थे, आज भी आप लोग फटाफट एकदम कमेंट बॉक्स में छा जाइए। ठीक है, तो एंटेरियर फोंटानेल का आकार क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में त्रिकोणाकार, बी में है डायमंड, सी में है गोल, डी में है अंडाकार। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायमंड का आकार का होता है एंटेरियर फोंटानेल, जिसको ब्रेगमा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटेरियर फोंटानेल, एंटेरियर फोंटानेल जन्म के कितने समय बाद पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऑप्शन ए में है 1.5 महीने, बी में है 6 महीने, सी में है 12 महीने और डी में है 24 महीने। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटेरियर फोंटानेल जो है जन्म के 12 से 18 महीने बाद पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्टेरियर फोंटानेल जन्म के कितने समय बाद बंद हो जाता है। ऑप्शन ए में है 6 से 8 सप्ताह, बी में है 6 महीने, सी में है 12 महीने और डी में है 18 महीने। तो पोस्टेरियर फोंटानेल जो है जन्म के 6 से 8 सप्ताह में जो है बंद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों फ्रंटल हड्डियों के बीच पाए जाने वाले सूचर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है कोरोनल सूचर, बी में है फ्रंटल, सी में सेजिटल सूचर, डी में लेम्बोइडल सूचर। तो दोनों फ्रंटल हड्डियों के बीच जो पाए जाने वाले सूचर होते हैं उसको कहा जाता है फ्रंटल सूचर। उसको क्या कहा जाता है, फ्रंटल सूचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेराइटल हड्डी और ऑक्सीपिटल हड्डी के बीच के सूचर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में सेजिटल सूचर, बी में है कोरोनल सूचर, सी में लेम्बोइडल सूचर, डी में है फ्रंटल सूचर। तो पेराइटल हड्डी और ऑक्सीपिटल हड्डी का जो बीच का सूचर होता है उसको जाना जाता है लेम्बोइडल सूचर के नाम से। उसको किस नाम से जाना जाता है, लेम्बोइडल सूचर के नाम से। अगर आप लोग का थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हर एक क्वेश्चन का आप जवाब दिए होंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एकदम सारे लोग लिखे होंगे जिनको जो बैच में पढ़े होंगे उनको सब पता है ये सब क्वेश्चन, क्योंकि उन लोगों का संडे को लाइव टेस्ट होता है तो उसमें सभी लोगों ने फटाफट बताया था, एकदम मॉक टेस्ट दिया था कि मैम इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग का थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर था। बिना ऑप्शन दिए वो लोग फटाफट बता रहे थे सारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों पेराइटल हड्डियों के बीच पाए जाने वाले सूचर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है कोरोनल सूचर, बी में है सेजिटल सूचर, सी में है लेम्बोइडल सूचर, डी में है स्क्वामोसल सूचर। तो दोनों पेराइटल हड्डियों के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसका नाम दिया जाता है सेजिटल सूचर। उसका नाम क्या दिया जाता है, सेजिटल सूचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल स्कल के सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक व्यास की लंबाई कितनी होती है।
ऑप्शन ए में है 9.5 सेंटीमीटर, बी में है 10 सेंटीमीटर, सी में है 11.5 सेंटीमीटर और डी में है 12.5 सेंटीमीटर। तो फीटल स्कल के सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक व्यास की लंबाई की बात करें तो वो हो जाता है 9.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है? 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल स्कल का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है? ऑप्शन ए में है सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक, बी में है मेंटोवर्टिकल, सी में है ऑक्सीपिटोफ्रंटल, डी में है सब मेंटोब्रैगमेटिक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि फीटल स्कल का सबसे बड़ा व्यास की बात करें तो वो हो जाएगा मेंटोवर्टिकल। वो क्या हो जाएगा? मेंटोवर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटोवर्टिकल व्यास की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 10 सेंटीमीटर, बी में है 11.5 सेंटीमीटर, सी में है 14 सेंटीमीटर, डी में है 9.5 सेंटीमीटर। तो मेंटोवर्टिकल व्यास की लंबाई जो है लगभग होती है 14 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 14 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है प्रसव के समय शिशु के सिर की हड्डियों का एक दूसरे पर चढ़ना, ओवरलैपिंग होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है कैपुट सेक्सेडेनम, बी में है सेफेले हेमटोमा, सी में मोल्डिंग, डी में है एंगेजमेंट। तो ये भी आप लोग को पढ़ाया गया तो वो भी नोट करके कि प्रसव के समय शिशु के सिर की हड्डियों का एक दूसरे पर चढ़ना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो हो जाएगा मोल्डिंग। क्या हो जाएगा? मोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेरियर फोंटानेल कुल कितने सूचर्स के मिलने से बनता है? ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो एंटेरियर फोंटानेल जो है कुल 4 हड्डी के मिलने से बनता है। कुल कितने हड्डी के मिलने से बनता है? 4 हड्डी के मिलने से बनता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु जो है, शिशु के खोपड़ी की त्वचा के नीचे तरल जमने से आई सूजन को क्या कहा जाता है? जन्म के समय शिशु के खोपड़ी की त्वचा से नीचे तरल जमने से आई सूजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सेफेल हेमटोमा, बी में है कैपुट सेक्सेडेनम, सी में है हाइड्रोसिपेलस, डी में है मोल्डिंग। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि कैपुट सेक्सेडेनम होता है। वो जो जन्म के समय जो शिशु के खोपड़ी की त्वचा के नीचे जो एक नीचे तरल जमने से सूजन आ जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैपुट सेक्सेडेनम। तो आप लोग को आई थिंक सारा क्वेश्चन का आंसर पता होगा। जो थ्योरी पढ़े होंगे और जो थ्योरी नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत हुआ होगा क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फटाफट जा कर के टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से बैच को परचेज कर लीजिए ताकि आपका हर एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव ना हो जो आपसे ना बने। तो ठीक है, आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए।